Hello students, पेज 8 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक पे जो ये टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ आपको जो बैकग्राउंड है, जो ताना बाना उस टाइम यूरोप में था, इसको समझना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली वाज गोइंग ऑन। एनसीईआरटी हैज गिवन द डिटेल इन अ वेरी गुड मैनर एंड आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन द सेकंड पैराग्राफ दैट जर्मनी जैसा आज है, ठीक है, या इटली, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश, ठीक है, ये बटे हुए थे। इनके अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे। डची जिसको हम बोलते हैं, जागीरें या कैंटन्स या डिस्ट्रिक्ट्स। और इनमें हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि यूरोप में उस टाइम नेशन स्टेट्स नहीं थे। इसको आप आज के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो जर्मनी इज वेरी मच क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिविंग देयर आर जर्मन्स। मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर यूजिंग जर्मन एज देयर मेन लैंग्वेज। मेजोरिटी आर क्रिश्चियंस। तो ये नेशन स्टेट है। लेकिन हमारा देश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न स्टेट। इतने ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिफाइड कल्चर है, लैंग्वेज, ethnic groups. So this is a very simple difference with these two examples, that in case of modern state, government and law are always given prominence, and in case of nation state, जो लोगों की पहचान होती है वो मैटर करती है। तो जर्मनी और बाकी सारी कंट्रीज जो थे, दे वर नॉट नेशन स्टेट्स एज जो आज हैं। तो ये बटे हुए थे। एंड बहुत सारे पार्ट्स यूरोप के, जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, तो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, यानी कि वहाँ पर राजा राज करते थे। टेरिटरीज थी अलग अलग, डाइवर्सिफाइड लैंग्वेजेस हम कह सकते हैं, कल्चर। तो इस पैराग्राफ में वही चीज़ बताई गई है। एंड कुछ नाम हैं, एंड दे नेवर शेयर्ड अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। उनका अपना अपना, जैसे कहते हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, वही हिसाब किताब था। एंड यहाँ पर दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ऑब्वियसली बड़ा ही रिच कल्चर रहा यूरोप का उस टाइम या उस दौर में। आज भी आप देखें तो यूरोप इज नॉट जस्ट इंग्लैंड, यूरोप इज नॉट जस्ट स्विट्जरलैंड, बट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप, देयर आर मेनी एथनिक ग्रुप्स आज भी वहाँ मिलते हैं। दे आर एबल टू रिस्टोर देयर आइडेंटिटीज आज भी। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल उन्हें दिया है, ये जो आपका हैब्सबर्ग एम्पायर, तो इसका जो शासन या रूल था, ये ऑस्ट्रिया हंगरी की ऊपर था। और पैचवर्क यानी कि अलग अलग स्टेट्स या रीजन्स को जोड़कर, तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स और लोग थे। इसमें अल्पाइन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया, एंड इसमें जो था सुडेन्टेलैंड, इसको सुडेन्टेनलैंड बोलते हैं। इसके साथ साथ बोहेमिया। तो ये एरिस्टोक्रेसी जो थी, वो मेनली जर्मन स्पीकिंग थी। जो ऊपरी लेयर थी या जो राजकाज कर रहे थे, उनमें ज़्यादातर मेजोरिटी जो क्रीम थी वाज जर्मन स्पीकिंग। एंड इसमें प्रोविंसेस थे इटली के, इटालियन स्पीकिंग, जो लंबार्डी एंड वेनेशिया। और हंगरी में आप देखें, जो जिस कैपिटल बुडापेस्ट थे, आपने पढ़ा था पहले भी। तो आधी पॉपुलेशन जो थी, जो लैंग्वेज थी, वो मैग्यार बोलती थी। आधी पॉपुलेशन जो लैंग्वेज थी, मैग्यार। इसको याद रखिएगा, मग्यार नहीं है, मैग्यार करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और बाकी जो थी, तो अलग अलग उनके डायलेक्ट्स थी, उनकी भाषाएं थी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि गलीशिया एरिस्टोक्रेसी पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। तो यहाँ पर थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, यहाँ पर जो एम्पायर था, अलग अलग आपने एग्जाम्पल देखे अभी। तो ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर पीजेंट्स, और वो किसान थे। मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स, जिसमें आते थे बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स इन द नॉर्थ, देन स्लोवीन्स इन कार्नियोला, क्रोएट्स टू द साउथ, एंड रोमन्स, ठीक है, ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। तो ट्रांसिल्वेनिया, इसमें रोमानिया एक्सेट्रा, जहाँ का एक फेमस राजा था जिसके कैरेक्टर पे ड्रैकुला नॉवेल लिखा गया था। सो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कितना डाइवर्सिफाइड यूरोपियन पार्ट था।
एंड जो इनको बांधती थी, जो चीज़ इनको जोड़ती थी, वो वफादारी, इसको एलिजेंस बोलते हैं। यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग जो है उसके हिसाब से नहीं, एलिजेंस नहीं, एलिजेंस, ठीक है। एलिजेंस आप बोलेंगे तो वफादारी, तो एम्परर से वफादारी ही इनको जोड़ती थी। लेकिन आप देखिए कितने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लोग थे एट दैट टाइम। जब हम देखते हैं मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, तो इस तरह के नेशन स्टेट्स नहीं थे, लेकिन इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन थी कि अपर लेयर ऑफ ऑटोक्रेसी की लैंग्वेज और थी, और जो मिडिल एंड लोअर लेयर थी उनकी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स अलग अलग थे। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन यही उठता है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, तो ये सब कैसे हुआ। अच्छा, यहाँ पर कुछ डेट्स हैं जिसमें ये सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे तो इट इज़ अ बेटर थिंग दैट कब इन्वेजन किया नेपोलियन ने इटली का। एंड 1814-15 फॉल ऑफ नेपोलियन, आपने देखा था वो कोरियर वाला जो उसका स्केच बना हुआ है, झोला खुल गया और जो लेटर्स या स्टेट्स हैं वो लूज कर रहा है। ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1821, रेवोल्यूशन इन यूरोप। तो ये धीरे धीरे इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की ठीक होने लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड बाकी सब। फिर 1859 से लेकर 1870 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अलग अलग उसके जो रीजन्स थे उनको यूनाइट किया गया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड स्लाव, स्लाव जो ये वर्ड है, तो ये हम कह सकते हैं ईस्टर्न एंड सदर्न जो एरिया है यूरोप का, ठीक है, स्लाव नेशनलिज्म। तो यूरोप के ईस्टर्न और साउथ रीजन में ये चला, एंड गैदर्स फोर्स इन द हैप्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन जो टर्किश रूल था।